और बार बार उनको महसूस करवाते हैं कि वो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, मतलब खुद नहीं, दूसरे वाला व्यक्ति। जैसे एक्स मान लीजिए जैसा व्यक्ति है और वाई से उसकी दोस्ती है। एक्स बार बार वाई को महसूस करवाए कि वाई बुरा व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है। वाई ने मेहनत करके नोट्स बनाए 15 घंटे में, एक्स ने कहा 2 नोट्स। वाई ने कहा यार मैंने मुश्किल से बनाया। तू ऐसा कब से हो गया? इतना घटिया इंसान है तू, तू दोस्त से छिपाएगा? इतना घटिया इंसान है, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, भाग जा तू। अब वाई दबाव में आ गया, यार ऐसे मत करो प्लीज, अपना नोट्स लूंगा नहीं मैं, भाग जा, लेने तेरे नोट्स भैया। नीच इंसान से दोस्ती करनी नहीं मुझे कई लोगों ने कहा कि घटिया इंसान है, साथ में मत रहना इसके, पर मैं फिर भी तैयार हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरत है मैं रह लेता हूँ। तो तुम इतने नीच हो मैंने आज तक सोचा नहीं था, जिंदगी में बात नहीं करूंगा तुमसे, जाओ। अब वही रो रहा है जोरों से, भैया माफ कर दो, गलती हो गई, प्लीज भैया नोट्स ले लो भैया, मैं नोट्स फाड़ दूंगा अपने भैया, भाई नोट्स लेने पड़ेंगे आपको मेरे। फिर ये 2-4 घंटे अभिनय करने के बाद नोट्स लेगा, और हर चौथे दिन किसी ना किसी बात पे ऐसा करता रहेगा। भाई की कोई गर्लफ्रेंड बन गई, अब इसको फिर तनाव हो रहा है। अच्छा वाह, मतलब हम खाली पढ़ते रहेंगे। तो मैं से अब उस बेचारे को इसमें भी गिल्ट फीलिंग हो गई कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया जीवन में, भैया ऐसा तो हुआ नहीं। अगर कोई ऐसा भैया आसपास है तुरंत रूम चेंज कर लो अपना। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी भोले भाले व्यक्ति को लगातार दबाव में रखना, उसकी सहजताओं को उसकी नीचता बताना और लगातार गिल्ट फीलिंग में उसको डालते रहना, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। इसे मनोविज्ञान में गैस लाइटिंग कहते हैं। बल्कि फिल्म में तो आई है हिंदी में भी कुछ दिन पहले, इसी नाम से फिल्म आई है, गैस लाइट नाम से शायद आई है ना। हाँ, तो गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है, फिल्म मेरे ख्याल इसी थीम पे होगी, अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा, लेकिन गैस लाइटिंग का मनोविज्ञान में ये मतलब होता है। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो दूसरों को परेशान करें, कुछ ये भी हो सकता है जिनको खुद परेशान होकर अच्छा लगता हो, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत रिगरस जीवन जीते हैं खुद को साबित करने के लिए। मैं मुहर्रम के जुलूस को जब देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि इसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता होगा। आप लोहे की बेल्ट लेके अपने आप को मार रहे हैं और खून लगातार निकल रहा है, कस के मार रहे हैं खुद को। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जब हम एक समाज में होते हैं, समूह में होते हैं, धार्मिक माहौल में होते हैं, एक खास किस्म का उन्माद होता है, उस उन्माद में खुद को मार के अपना खून निकाल के जो हमें सम्मान मिलता है, समाज से प्रतिष्ठा मिलती है, उसका जुनून इतना ज्यादा है कि उसके सामने शरीर की चोट हमें छोटी लगती है। पर त्योहार ना हो तब भी यदि कोई ऐसा करता हो, शौकिया खाली बैठे खुद झापड़ मार रहा है, तो लोग करें क्या कर, मजा आ रहा है, फिर चाकू उठा लिया, किसी को नहीं मार रहा, खुद को उंगली काट के देखनी मुझे अपनी। कोई ऐसा अगर करता वो मिल जाए तो आप इसे समझदार व्यक्ति मानेंगे, पागल आदमी कहेंगे? पागल इंसान है ना भाई वो तो। इसलिए परिभाषा में विशेष रूप से शब्द लिखा गया है, इसीलिए जोड़ा गया है शब्द, वरना इसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए जोड़ा गया है। तो सुख वह अनुभूति है जिसे विवेकशील व्यक्ति पसंद करते हैं तथा अन्य अनुभूतियों की तुलना में प्राथमिक मानते हैं। कि अन्य भी अनुभूतियां हैं लेकिन हम प्राथमिक जिसको मानते हैं वो सुख की अनुभूति है। पर ईमानदारी की बात बताइए, क्या इससे भी डिफाइन हो पाया? कुछ खास स्पष्ट हो नहीं पाता कि सुख क्या है। तो आप कहना कि सुख की परिभाषा अभी तक बहुत वस्तुनिष्ठ बन नहीं पाई है, तो जब नहीं बन पाई तो मैं कहां से दूं, है ना। इस भाव से छोड़ देना कि बहुत निश्चित परिभाषा इसकी है नहीं। फिर इसके बाद एक आ सकता है सुखवाद का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण में सब बातें पहले जानते हैं, मैं बस आपको याद दिला देता हूं। देखो मैं इसको 3 तरीके से बांटूंगा, आप मुझे बताइए तीनों आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। पहला है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, तो दूसरा कौन सा होगा? नैतिक सुखवाद, साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म और इथिकल हीडोनिज्म, याद है। दूसरा आप कह सकते हैं कि दूसरे आधार पर हो सकता है स्वार्थमूलक सुखवाद और सार्वभौमिक सुखवाद। यानी कि इगोइस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक। फिर आप कह सकते हैं कि तीसरे आधार पर देखें तो हो सकता है निकृष्ट सुखवाद और उत्कृष्ट सुखवाद। क्या इसमें से कुछ भी बताने की जरूरत है आप लोगों को? ये सब टिप्स पे एकदम टिप्स पे है। और अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें से किस किस वर्ग को आपस में मिलाया जा सकता है, तो मनोवैज्ञानिक नैतिक को छोड़ दीजिए, इन चारों का ध्यान है आपस में कैसे मिलाया था, तो 4 वर्ग बन जाएंगे, बस वो 4 वर्ग बना दीजिए। अब मैं 4 वर्ग बोलूंगा, आप सब लोग सामने देखिए, नजर सामने कर लीजिए, कोप में देखना नहीं है। मैं 4 सेंटेंस बोलूंगा, आपको दार्शनिक का नाम बताना है, तो जिसने नीचे देखा फिर देख लेना, ठीक है, नीचे नहीं देखना है, लगातार सामने देख के बताना है। ऑनलाइन वाले बच्चे खुश है कि हम तो देख लेंगे, पर देख ही लोगे बता तो पाओगे नहीं बताएंगे तो ये। तो पहला वाक्य ये है, सभी के सुखों पर ध्यान देना चाहिए और सुख ऊंचे स्तर के सुखों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्कृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद विचारक कौन है? जे.एस. मिल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। दूसरा, सभी के सुख पर ध्यान देना है पर ऊंच नीच कुछ नहीं होती, सारे सुख बराबर होते हैं। निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद बेंथम, बेंथम, परफेक्ट। आप में से एक आदमी बोलता है सब श्रेय लेते हैं, हाँ हमने बोला
अभी बोला हमने, है ना, बोला एक नहीं होता है, वो चेहरे पे सब कहता है वही 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 जो वो जो भैया बोले वही इस भाव से सबका चेहरा बनता है कि हमारा प्रतिनिधि वही तो है, एमएलए हमारा। तीसरा, अपने सुख का सोचो, लेकिन हाँ ऊंचे सुख का सोचो। उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। नाम बोलो, नाम। ठीक ही बोल रहे होंगे ना वो, कुछ कुछ बोले, रस रस बोले कुछ एपिक्यूरस, ठीक है ठीक है, एपिक्यूरस हो गया है ना। सिर्फ अपना सुख सोचना है, लेकिन ऊंचा सुख ऊंचा ही होता है। मैंने रिपीट कर दिया है पीछे वाला, मैंने फिर से वही बोल दिया। आप खड़ से चौथा आंसर लेके तैयार बैठे हुए थे कि चौथा लगा देना है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन नहीं था ये वाला। सिर्फ अपने सुख पे सोचना है और सब सुख बराबर होते हैं। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। नाम बोलो, नाम। चार्वाक है और अरिस्टिपस है। ऐसा आदमी तो पस भर जाती है उसके अंदर, इसलिए नाम अरिस्टिपस है, पस भर गई ऐसा काम करते करते। चलिए, तो ये हो गया सुखवाद का वर्गीकरण। और मेरे ख्याल से एक अंतिम बात ये कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, हो सकता है कभी आपसे प्रश्न पूछें, क्या सुख और आनंद में अंतर होता है? सुख और आनंद में अंतर। देखिए, इसमें टेक्निकल आंसर तो लंबा हो जाएगा, हम सिंपल आंसर मान लें। जो निकृष्ट सुखवादी हैं वो इनमें अंतर मानते हैं या केवल मात्रा कम ज्यादा ही मानते हैं? तो निकृष्ट सुखवादी मानते हैं गुणात्मक अंतर नहीं होता, केवल मात्रा भेद। जैसे कम तीखी सब्जी और ज्यादा तीखी सब्जी का अंतर, कम मीठी चाय और ज्यादा मीठी चाय का अंतर, ये क्या है? मात्रा का अंतर है। चीनी दोनों में, बस चीनी कम है चीनी ज्यादा है, इतना अंतर है, तो ये मात्रात्मक भेद हुआ। और जो उत्कृष्ट सुखवादी हैं वो सामान्यतः मानते हैं कि दोनों में गुणात्मक अंतर होता है। और इस जब भी ये प्रश्न आएगा ना, तो निकृष्ट में आप बेंथम को फॉलो कीजिएगा, अभी बेंथम को पढ़ेंगे, और उत्कृष्ट में आप जेएस मिल के विचारों को फॉलो करके लिखेंगे तो सबसे अच्छा आंसर बन पाएगा। ठीक, अब एक प्रश्न पे सोचते हैं इसके बाद। सुखवाद में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न ये है, यूपीएससी ने पूछा, प्रश्न क्या था? प्रत्येक व्यक्ति सुख की आकांक्षा करता है, क्या आप भी सुखों की आकांक्षा करते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार के सुखों की? तो प्रश्न है, क्या आप भी सुखाकांक्षी हैं? यदि हाँ, तो कैसे सुखों की आकांक्षा है? तो पहले क्या मानेंगे? नहीं नहीं मैं तो देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, या मान लेंगे कि हाँ हम भी हैं? एकदम मान लेंगे, इसमें क्या तमाशा करना है? हाँ हैं, मैंने इस बात को विस्तार में लिखना है समझा के कि हाँ हम भी सुखाकांक्षी हैं। और फिर आपको यहीं से बता देना है कि सुखवाद के दोनों जो मूल आधार होते हैं, मानव स्वभाव से ही सुखाकांक्षी है और सुखों की आकांक्षा करना अनैतिक नहीं है। अपनी भाषा में लिखना है इस बात को, यानी कि सुखवादी कहते हैं कुछ नहीं, आप ही सुखवादी हैं, अपनी भाषा में लिखना है। आप शुरुआत ये कर सकते हैं कि नीति शास्त्र में कई विचारक मानते हैं कि प्रत्येक मानव सुखाकांक्षी होता है। उनकी राय में मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि सुख की आकांक्षा करना नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। मुझे भी विश्वास है कि यह विचार सामान्यतः सही है। सुखाकांक्षी होना न केवल स्वाभाविक है बल्कि नैतिक रूप से अनुचित भी नहीं है। यहां से शुरुआत करनी है सामान्य रूप से, फिर आपको दूसरे स्तर पर आ जाना है। सुख भेद, यहां आपको बताना है दो प्रकार के विचारक हैं, निकृष्ट और उत्कृष्ट। निकृष्ट मानते हैं सुखों में केवल मात्रा भेद है, उत्कृष्ट मानते हैं कि मात्रा भेद के साथ गुण भेद भी है। और फिर लिखना है, जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी राय उत्कृष्ट सुखवाद के पक्ष में है। मैं मानता हूं कि सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद नहीं होता, गुणात्मक भेद भी होता है। फिर इसके बाद तीसरे पक्ष पर आना है कि मेरे सुख, यानी जो सुख मैं चाहता हूं वो कौन से सुख है। इसमें महात्मा गांधी बनने की जरूरत नहीं है कि मैं चाहता हूं मानव मात्र का कल्याण हो जाए, वो हो जाएगा, पहले अपना कर लो, वो भी हो जाएगा टाइम आने पर, है ना। बड़ी बड़ी बात पर हाकना वहां पर। कई लोग यूपीएससी इंटरव्यू में जाकर इतना हाक के आते हैं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? बस देश की सेवा के लिए, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, और बाद में कल्याण कर देते हैं जब बनते हैं तो इससे मेंबर्स को ना बहुत खराब फीलिंग आती है, लगता है कि जो आदमी अभी इतनी मक्कारी कर रहा है बाद में कितनी करेगा। सच बोल देना है, सारा सच नहीं लेकिन मोटे तौर पर जो सच बोलने योग्य है उतना सच बोल देना है। तो आपको कहना है कि मुझे जो सुख है हिरार्की में पसंद है, सोपान क्रम में, सुखों का सोपान क्रम है। आप यही आरंभिक स्तर पर
जो ऐन्द्रिक सुख हैं वो भी आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरी चेतना सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। अच्छा भोजन, अच्छी नींद, प्रेम, ये सब सुख भी आकर्षित करते हैं, किंतु चेतना वहां तक सीमित नहीं है। उनसे उच्च स्तर के सुख भी मुझे आकर्षित करते हैं। फिर कहना दूसरे स्तर पर बौद्धिक सुख पसंद है, बौद्धिक और रचनात्मक सुख पसंद है। जैसे कोई गंभीर पुस्तक पढ़ने का सुख, कुछ पेंटिंग करने का सुख हो सकता है, रचनात्मक पेंटिंग करने का सुख, नई धुन बनाने का सुख, कुछ ऐसा। भोजन बनाने का सुख भी हो सकता है, क्रिएटिव कोई नई डिश बनाने का सुख हो सकता है जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो। मतलब तीसरे स्तर पर परोपकार का सुख, और उसमें देखिए मेरी इच्छा होती है कि मैं सिविल सेवक बनकर किसी जिले या किसी राज्य के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं और अपने देश को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकूं। बड़ी हाथ नहीं है कि देश को आगे बढ़ा दूंगा, नहीं कुछ नहीं बढ़ा पाऊंगा, देश के आगे बढ़ने में अपने स्तर पर योगदान दे सकूं, इतना ही बस, विनम्रता से। और अंततः आध्यात्मिक सुख भी मुझे आकर्षित करता है, ध्यान का सुख, और जो समष्टि है, ब्रह्मांड की समष्टि है, उसके साथ एकात्मकता का सुख। परम तत्व की जगह ब्रह्मांड के साथ एकत्व का सुख। मतलब ऐसा कोई आंसर लिख सकते हैं जिससे परीक्षा को लगे अरे बाप रे बाप, ये तैयारी कर रहा है अभी तक, इसको होना चाहिए था मेरी जगह और मुझे इसकी जगह होना चाहिए था। तो ब्रह्मांड के साथ एक होने का सुख। बस ये बताइए हिरार्की में कि मेरे पास कई सुख मेरी लिस्ट में है और उन सब पर काम चल रहा है, सावधान कार्य प्रगति पर है, उस भाव से देखिए। कर लेंगे सुखवाद ठीक से। सुखवाद का भतीजा है उपयोगितावाद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जैसे विवेकानंद जी का नाम बोल रहा था, ऐसे ही हम लोग उपयोगितावाद का अंग्रेजी नाम बोलते कई बार। विवेकानंद कैसे बोला था उन्होंने? कुछ डम 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 दो तीन बार बीच में हुआ था। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, उपयोगितावाद। भाई महेश बाबू एक कप कॉफी बनाओ शीशे के गिलास में। आप लोगों को दिल तो जलता होगा, नहीं जलता? सच से बताओ, अभी स्वार्थवाद सही है नहीं साबित हो जाएगा। कितने लोगों का दिल जलता है? हाँ, आदत हो गया है। चलो आपने कुछ कहा क्या? जलता थोड़ा जलाइए और बढ़ा के जलाइए, थोड़ा और बढ़ाइए। क्या इसी को जलना कहा गया शास्त्र में? यार जलता ही पर पीने का मन करता है। हाँ बोलो भाई। अगर आप सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो खुद हमेशा संतुष्ट रहेंगे, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। जिसने कोशिश की कि मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा उसकी अपनी जिंदगी तबाह होनी तय है ना। तो एक समय के बाद दुनिया जाए भाड़ में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा हो नहीं पाता, समय के साथ होता है, हो जाता है समय के साथ। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं लगभग इस स्थिति में अपने आप को महसूस करता हूं आजकल, लगभग फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। और ये एक दिन में नहीं होगा, बहुत स्ट्रगल के बाद। मतलब मुझे अब खुशी है कि अब वो स्थिति थोड़ी थोड़ी आ गई है मेरी, पूरी तो फर्क शायद कभी नहीं आती होगी, पर जिन बातों से पहले मुझे फर्क पड़ता था ठीक ठाक, अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर। एक तो इसलिए कि पहले व्यस्तता इतनी ज्यादा है, तो अपने तो वही दो चार स्टेटमेंट से काम चल जाता है। तो जब भी कोई दूसरा आपके बारे में कुछ बोले और आपको दुख हो रहा हो तो एक ही डायलॉग मार देना है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। और केवल डायलॉग नहीं, इसको जीना, इसको जीने का प्रयास करना, बड़ा मजा आता है उसके बाद, बहुत मजा आता है। दूसरा, उससे भी कोई ना माने तो एक शेर सुना देना है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। उससे भी ना माने तो फिर बिहार का एक मुहावरा है, लखनऊ में भी है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बात खत्म, टेंशन किस बात के लिए, मस्त रहो एकदम। तो नहीं हो पाता है समय, अभी बच्चे भी तो हैं, अभी आपके हार्मोन्स जितने ऐसे हिलते हैं हार्मोन्स, तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती है, एक उम्र लगती है इन चीजों को डाइजेस्ट करने में। और भी है बताओ बिहार में? कह रहे बिहार में बहुत फेमस है, बताओ बिहार में क्या फेमस है? अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, जो सलमान खान ने किसी फिल्म में सुनाया था। किसमें? जय हो फिल्म का नाम है? अच्छा अच्छा, चलिए। तो ज्यादा लोड लेना ही नहीं भाई, मस्त रहना है ना। पहली जिंदगी बहुत छोटी है, कितने लोगों का लोड लोगे यार। मैं तो बार बार कहता हूँ गाली दे, लो ही मत उससे गाली, वापस चली जाएगी अपने आप। तुमने गाली दी मैंने ली नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें मुबारक, वापस ले जाओ। चलिए शुरू करें उपयोगिता बात। ठीक है।
तो उपयोगितावाद क्या है? ये अंग्रेजी में क्या है? डम 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 यूटी यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, चल एक बार आज जाके सर्च करना है डोनाल्ड ट्रंप ने विवेकानंद का नाम कैसे बोला था, बड़ा मजा आएगा आपको, आनंद आ जाएगा सुन के। तो सुनो और फिर ये बोलना खुद। चलिए, उपयोगितावाद क्या है यहां से शुरू करते हैं। देखो, दर्शन बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, आपको इतना हंसाना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि उसका एक ही पर्पज है। तो ये मत समझना कि मेरा इतना मजाक करने का मन कर रहा है, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मैं करता हूँ मजाक। मजाक भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से होता है। उपयोगितावाद क्या है? देखो, उपयोगितावाद क्या है, जो टेलियोलॉजी है उसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, उसका सर्वोच्च स्तर। टेलियोलॉजी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? ये मेरी भाषा में इसका मतलब है टॉप लेवल उसका। टेलियोलॉजी के लिए आपने हिंदी में क्या लिखा था? परिणामवाद, प्रयोजनवाद ज्यादा अच्छा शब्द है। प्रयोजनवादी नीति शास्त्र का सर्वोच्च स्तर। तो जब भी आप प्रयोजनवादी नीति शास्त्र लिखें तो ब्रैकेट में टेलियोलॉजी लिख देना। तो प्रयोजनवादी नीति शास्त्र का सर्वोच्च स्तर है। ठीक, एक प्रश्न मन में आ सकता है कि विचार क्यों पैदा हुआ। इसके पीछे एक स्थिति है, वो ये है कि स्वार्थमूलक सुखवाद, स्वार्थमूलक सुखवाद की कमियों को दूर करने के लिए यह विचार क्यों आया? स्वार्थवादी सुखवाद की कमियों को दूर करने के लिए यह विचार आया, क्योंकि सुखवाद में क्या था कि सभी के सुख की कल्पना नहीं थी। भाव क्या है? सभी के सुख, सभी के सुख को साधने की कोशिश। ठीक, सभी के सुख को साधने की कोशिश, इसको बोलते हैं। जलन हो रही है? जरूर, ठीक है, दिखाओ थोड़ी देर, थोड़ा अभी थोड़ा ज्यादा गर्म है। इसी को बोलते स्वार्थमूलक सुखवाद। हाँ हाँ, करे करे करे। तो क्या है टेलियोलॉजी का चरम स्तर? है स्वार्थमूलक सुखवाद की कमियों को दूर करने के लिए, यानी भाव यह है कि सभी के सुख को साधने की कोशिश करनी है, न कि केवल कुछ व्यक्तियों के सुख तक मामला सीमित रहे। इसलिए उपयोगितावाद का विचार पैदा हुआ। किसने किया ये विचार? किसका है, यानी इसके समर्थक कौन कौन है? तो वैसे तो बहुत लोग हैं, बोला मोटे तौर पर इस विचार का जो प्रतिपादन हुआ है वो 18th और 19th सेंचुरी में मुख्य रूप से इंग्लैंड में ये विचार आया। इंग्लैंड में आजकल उपयोगितावाद का क्रेज सबसे ज्यादा है वहां के एथिक्स में। और जिन दो व्यक्तियों का नाम प्रसिद्ध हुआ उनमें से एक का नाम है बेंथम। बेंथम 18th और 19th सेंचुरी में है। उसके बाद मिल जो कि 19th सेंचुरी में है। और यदि आप एक नाम और देना चाहें तो एक नाम आपको मैंने बताया था, एक कहानी सुनाई थी, पैट्रिक नोवेल स्मिथ। याद है कौन है पैट्रिक नोवेल स्मिथ? एक परिवार है, हस्बैंड है, वाइफ है, सब ठीक है, किंतु उनके बीच दैहिक संबंध नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, कहानी याद आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो वो कहानी जैसे सुनाई थी, मतलब आपको तो मैंने सुनाई थी, पर जिसने वैसे सुनाई कहानी उसका नाम क्या है? पैट्रिक नोवेल स्मिथ। ये भी उपयोगितावाद का 20वीं सदी का विचारक था। तो 18th 19th सेंचुरी में बेंथम और मिल, और आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी में पैट्रिक नोवेल स्मिथ जैसे कुछ विचारक इस परंपरा में शामिल हुए। मूल विचार क्या है इनका? मूल विचार, गांधी जी बहुत नाराज हैं इनसे, पर मुझे लगता है कि नाराजगी की एक वजह यह है कि इन्होंने जो बात कही थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन उसकी ज्यादा हुई। अगर मिस इंटरप्रिटेशन ना होती तो शायद नाराजगी उतनी ना होती। ये कह रहे हैं कि देखो, इथिक्स की दुनिया में ना नियम वियम का कोई महत्व नहीं है, बहुत रैशनल तरीके से, बौद्धिक तरीके से हमें फैसले करने चाहिए, सोचना चाहिए। और तर्क की दुनिया में जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ बुनियादी सिद्धांत मानने पड़ते हैं कि जब भी दिक्कत होगी, जैसे मैंने भी आपसे क्रिमिनोलॉजी की बात की, अदालत के न्याय की बात की, आप बड़े विशेषण से खुश दिख रहे हैं भाई साहब, ठीक सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, अब बत्ती सी बंद कर दिया अचानक, वैसे ही खुश थे? कुछ खास बात थी? टोपी वाले भैया आपसे कह रहा हूँ, कहाँ मुड़ के देख रहे हो, है ना? कुछ सब ठीक है? मैं काफी जैसे देख रहा था खुशी का स्तर कभी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा पूछ लूँ भाई सब ठीक तो है? नहीं, वैसे खुश रहना अच्छी बात है, अगर आप वैसे खुश है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसकी वजह मैं हूँ तो मुझे बता दो, मैं ठीक कर देता हूँ। देखो कॉफी देखो। चलिए, तो विचार इनका क्या है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? सारे तर्कों के मूल में एक सिद्धांत को लेकर चलना पड़ता है, उसको बोलते हैं बेसिक प्रीमाइस। तर्कशास्त्र में, तर्कशास्त्र में किसी तार्किक परंपरा का एक मूल सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं प्रीमाइस। क्या है? सारे तर्क उस प्रीमाइस के आधार पर सही साबित होंगे, और जो उससे मैच नहीं करेगा वो गलत हो जाएगा। जैसे संविधान में जो लिखा है वो प्रीमाइस हो गई, एक्ट में जो लिखा है उसके बेस पे सही साबित होगा। कुछ वैसे ही लॉजिक की दुनिया में जो मूल सिद्धांत है वो प्रीमाइस है, और बाकी सारे आर्गुमेंट्स उस पर बेस्ड होंगे तो चलेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। जैसे क्रिमिनोलॉजी की या दंड संहिता की, पिनल कोड की जो बेसिक प्रीमाइस है वो ये है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन निरपराध व्यक्ति जेल चला गया ना, उस दिन न्याय का सिद्धांत पूरा खत्म हो जाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में, मजाक बना सकते हैं, कैसी सरकारें हैं, सब छूट जाते हैं, सब अपराधी छूट जाते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे सत्ता में, आप पाएंगे चीजें इतनी मुश्किल है कि आप भी कुछ खास कर नहीं पाएंगे, उसमें बहुत हल्का सा चेंज कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि किसी ने किसी पे आरोप लगाया, साबित करना है, और दुनिया में अधिकांश कृत्य साबित हो नहीं सकते। अब तो खैर सीसीटीवी का जमाना आ गया है, पहले तो और मुश्किल था। अब एक डिबेट चल रही है मैरिटल रेप को अपराध बनाने की। उसमें सबसे बड़ा संकट ये कि साबित कैसे होगा, क्योंकि पति पत्नी घर में अकेले हैं, सीसीटीवी तो लगा नहीं हुआ, लगना चाहिए भी नहीं। अब मान लीजिए कि बाद में एक आरोप लगता है कि पत्नी ने कहा कि मैरिटल रेप हुआ, साबित कैसे होगा? दुनिया में अधिकांश अपराध साबित नहीं हो सकते, तो आपको एक कसौटी लेके चलनी पड़ती है। दो में से एक कसौटी हो सकती है। एक, जिसने आरोप लगाया उसे साबित करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था, नहीं तो हम मान लेंगे कि जिस पे आरोप लगा वो निर्दोष था। एक तो ये तरीका है। और दूसरा, जिस पे आरोप लगा उसे साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है, नहीं तो मान लेंगे कि वो दोषी है। इनमें से कौन सा सिद्धांत न्याय के नजदीक है? जो आरोप लगाएगा वो साबित करेगा, या जिस पे आरोप लगा वो साबित करेगा? जिस पे लगा वो साबित करेगा। आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप पे आरोप लगा दे, आपकी जिंदगी साबित करने में खर्च हो जाएगी। तो दुनिया के सभी सभ्य समाजों का एक ही सिद्धांत है कि आरोप लगाने वाले को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो प्रीमाइस ये है कि जिस पे आरोप लगाया वो निर्दोष व्यक्ति है, आरोप झूठा है, साबित कर दो तो सजा देंगे, साबित नहीं कर पाओगे तो बाइज्जत बरी कर देंगे। केवल कुछ वंचित वर्गों के मामले में इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे भारत में महिलाओं के मामले में है, SC ST के मामले में। वहां अगर आरोप लगाया, आरोप कुछ बेसिक तथ्यों के साथ आरोप लगाया, तो सामने वाले को साबित करना पड़ेगा कि मैंने ये कृत्य नहीं किया है। बस कुछ बेसिक तथ्य दिखने चाहिए पहले। अब ये प्रीमाइस है, 1000 अपराधी भले छूट जाए, निरपराध को सजा ना हो, उस प्रीमाइस पे ही आर्गुमेंट है कि जो आरोप लगाएगा वो साबित करेगा, साबित नहीं कर पाए तो छोड़ देंगे। अब सारा का सारा न्याय शास्त्र इस प्रीमाइस पे चलता रहेगा, क्योंकि प्रीमाइस बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बेसिक आर्गुमेंट क्या लिया जिस पर सारे आर्गुमेंट टिकेंगे। और उपयोगितावाद की एक ही प्रीमाइस है, सब उस पर टिका हुआ है, और वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। सीधी सी बात है कि जब भी किसी चीज का फैसला करना होगा कि वो उचित है या अनुचित है, एक ही कसौटी है, क्या वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाने में सहायक है या नहीं है। सिंपल सी बात है। जिस चीज से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बढ़ता है वो नैतिक है, और जिस चीज से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कम होता है वो अनैतिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सुख बढ़ता है तो नैतिक है, घटता है तो अनैतिक है। अब जैसे क्लास में गर्मी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्दी ज़्यादा लग रही है, और 90% कह रहे हैं गर्मी लग रही है, तो कूलिंग बढ़ाना नैतिक है, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख किसमें है? कूलिंग बढ़ाने में। अब 80% सर्दी से कांप रहे हैं, और 2-4 आदिम मनुष्य बैठे कह रहे हैं और ठंडा करो और ठंडा करो, हम हिमयुग के मानव हैं और ठंडा करो। तो इन 2-4 को खुश करने के चक्कर में सब बेचारे बर्फ मानव बन जाए, वो ठीक बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि एसी कूलिंग कम करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है? अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख है। ठीक, क्लास 12:30 से 4, 4:15 पे ब्रेक दिया, क्योंकि ब्रेक देने में अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख है। ब्रेक नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद। इससे सबके हित में तो ब्रेक दे दी, तो ब्रेक नैतिक है। लंबी क्लास चल रही है, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा होगा तो आपका भी काम नहीं पड़ जाएगा, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, सबके हित में है, तो लंबी क्लास नैतिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मार मार के बिठाया होता तो अनैतिक हो जाती है। अब शौक से आगे मेरे आह्वान पे तो नैतिक हो गया, वरना अनैतिक हो जाता है। तो जब समाज में किसी भी चीज़ की कसौटी ये हो कि अधिकतम व्यक्तियों का सुख, एक तराजू लेके खड़े हैं लोग, कुछ भी आप उनसे कहेंगे, देखेंगे इधर सुख इधर दुख, ऐसे तोड़ के देखते हैं, सुख अगर कह रहा है तो नैतिक है भाई, अगर दुख नीचे चला गया तो फिर अनैतिक हो जाएगा। सुख दुख हर चीज से जुड़े हैं, किसी भी चीज के साथ जुड़े सुख दुख को तोल के देखना है कि कुल मिला के सुख बढ़ा या सुख घटा। सुख बढ़ा तो नैतिक, सुख घटा तो अनैतिक। ये इनकी बेसिक प्रीमाइस है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन दिक्कत से पहले इनका स्टैंड क्या है। जब ये कहते हैं अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्ति का क्या मतलब हो सकता है? अधिकतम व्यक्ति की जब बात करते हैं तो अधिकतम व्यक्ति, महात्मा गांधी बहुत भड़के हुए थे इस बात से। अधिकतम व्यक्ति का सबसे अच्छा मतलब क्या हो सकता है? सभी, सभी भी तो अधिकतम व्यक्ति हैं। अगर 100 व्यक्ति हैं और किसी मामले में 100 के 100 का हित निहित है, तो अधिकतम व्यक्ति का मतलब वहां पर क्या हो गया? सभी का हित। तो पहली स्थिति हो सकती है सभी का हित, यानी कि सर्वहित। उपयोगितावाद के लोग साधना चाहते हैं, एक व्याख्या इसकी हो सकती है। किसी किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि 1-8% लोग नाराज हों, बाकी सब सहमत हों। तो किसी किसी स्थिति में लगभग सभी हो सकता है कि 100 में से 2 ने कहा कि और कूलिंग करो और कूलिंग करो, बाकी सबने कहा नहीं भाई कूलिंग कम करो कूलिंग कम करो, तो 1-2 को छोड़ के सबका सुख उसमें था, तो हमने 1-2 अपवादों को छोड़ के सबकी बात मान ली। पर न्यूनतम स्थिति में यह हो सकता है कि 51% का हित हो, और यदि ये 51% का हित है या 99% का भी हित है, तो एक खतरा है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक इस सिद्धांत में नुकसान में रह सकते हैं। किसी समाज में अगर 51 गधे हैं, तो उस गणराज्य में जो राष्ट्रगान होगा वो क्या होगा? हंस कितनी भी ताकत लगा ले, राष्ट्रगान बदलेगा नहीं, और सारे नियम वैसे बनेंगे।
कि जो पानी में चलेगा उसको सजा मिलेगी, जो सड़क पे चलेगा उसको पुरस्कार मिलेंगे। गधे सड़क पे चल रहे हैं तो पुरस्कार मिल रहा है, हंस पानी में चल रहे हैं पुरस्कार नहीं मिल रहा है। सारे नियम ऐसे बनेंगे तो क्या बोलेंगे? अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम हित सुख। और इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम व्यक्ति की परिभाषा में न्यूनतम स्थिति हो सकती है कि 51 के हित में 49 के हित को खारिज कर दिया जाए। और इस वजह से महात्मा गांधी इस विचार के विरोधी हो गए थे, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों के दमन के बीज दिखाई पड़ते हैं, वो खतरा मौजूद है। यहां तक कहानी स्पष्ट है एकदम पक्का? अब उपयोगितावाद के कौन कौन से भेद हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? अच्छा, तुम मुझे बताओ किसको दिखानी है सेल्फी? तुम मुझे बोल दो कि मुझे अपनी जीएफ को दिखाने में आज ही खिंचवाऊंगा, बताओ। किसी और को दिखाना है फिर क्या फायदा? छोड़ो छोड़ो। चलिए प्रकार देखिए, प्रकार क्या है? प्रकार क्या क्या है किसके? उपयोगितावाद के प्रकार क्या क्या है? 3 आधारों पर उपयोगितावाद के 2-2 प्रकार किए जा सकते हैं। अब इन प्रकारों पर जाने से पहले एक शब्द आपसे फिर से पूछ लेता हूँ, टीलियोलॉजी का विरोधी शब्द क्या है? डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी कहता है कि नियम फाइनल है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, जो नियम है सो है। क्लास अगर 8 बजे तक होनी तो 8 तक ही होनी है, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए। नहीं, मैं केवल उसकी मीनिंग बता रहा हूँ। मैं तो 9 बजे तक छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि नियम अगर बहुत महत्वपूर्ण होगा तो नियम है तो है, उस नियम के बियॉन्ड सोचना नहीं है, इसको बोलते हैं डिओन्टोलॉजी। और टीलियोलॉजी कहता है कि परिणाम देखो, ठीक है क्लास का टाइम 8 बजे तक है, पर कोई महत्वपूर्ण कंसेप्ट चल रहा है 8:30 पे खत्म होगा, तो बढ़ा लो आधा घंटा, कम से कम पूरी बात समझ के जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वरना कल तक कंफ्यूजन में रहेंगे। तो परिणाम देख के चलेंगे तो टीलियोलॉजी है, और यदि नियम को अंतिम सत्य मान लेंगे तो डिओन्टोलॉजी है। स्पष्ट एकदम? क्योंकि अभी ये दोनों मिक्स होने वाले हैं आपस में। किसने कुछ कहा? अभी ये दोनों आपस में मिक्स होने वाले हैं, इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि दोनों का कंसेप्ट ध्यान रखें। तो एक तो हो सकता है इन दोनों का अंतर उद्देश्य के आधार पर, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है इसके आधार पर हम कर सकते हैं। और 2 प्रकार का मानते हैं, एक होता है सुखवादी उपयोगितावाद। आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर सार्वभौमिक सुखवाद को ही हम उपयोगितावाद कह दें तो एक ही बात है, और मैंने आपसे 2-3 बार ये बात कही कि 99% मामलों में उपयोगितावाद सुखवाद ही होता है, पर मैंने हर बार 99% कहा, 1% बचा लिया था यहाँ के लिए। दूसरा उपयोगितावाद 1-2 लोगों ने इसका जिक्र किया है, जिसको वो बोलते हैं आदर्शवादी उपयोगितावाद। ऐसे 1-2 ही लोग हैं, लेकिन 1-2 लोग कहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक विचार है। तो सुखवादी उपयोगितावाद सिंपल सा मानता है हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, कि जीवन का उद्देश्य सुख है और अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलना ही उपयोगितावाद है। ये मानने वालों में एक व्यक्ति का नाम बी से शुरू होता है, एक का नाम एम से शुरू होता है। क्या बात है, गजब, आप लोग गजबे कर दिए हैं। देखिए देखिए, बच्चा लोग गजबे कर दिया है। तो बेंथम और मिलो, बी और एम से पहचान गए बेंथम भाई, क्या बात है, अद्भुत। तो सुखवादी उपयोगितावाद तो ये है। पर कोई कह सकता है कि मैं उपयोगितावादी हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। मैं उपयोगिता मानता हूं कि हर व्यक्ति की उपयोगिता को संतुष्ट करना चाहिए, जो चीजें पूरे समाज के लिए उपयोगी हैं उनका महत्व है, मैं ये मानता हूं। पर मैं ये नहीं मानता कि सुख ही वह वस्तु है जो पूरे समाज के लिए उपयोगी है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे किसी ने कहा कि पूरे समाज के लिए उपयोगी ज्ञान भी हो सकता है, पूरे समाज के लिए उपयोगी अनुशासन भी हो सकता है, सद्गुण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर विनम्रता का सद्गुण लें और पूरे समाज को सिखाएं तो उससे समाज अच्छा बनेगा खराब बनेगा? अच्छा बनेगा, सब लोग विनम्र होकर बात करेंगे तो। पर विनम्रता अपने आप में सुख तो नहीं है। हो सकता है उससे सुख बढ़े सेकेंडरी तौर पर, लेकिन वो अपने आप में सुख तो नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम उन चीजों को उपयोगी मानकर भी उपयोगितावाद को स्थापित कर सकते हैं जो अपने आप में सुख की परिभाषा का हिस्सा नहीं है। ये बात बहुत कम लोगों ने कही है, 2 लोगों ने कही है, उनमें से एक के विचार को आदर्शवादी उपयोगितावाद कहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है हेस्टिंग्स रैशडेल। हेस्टिंग्स रैशडेल नाम का एक व्यक्ति हुआ, और लगभग यही बात मानी है जी.ई. मूर नाम के 20वीं शताब्दी के मेटा इथिक्स ब्रांच के एक दार्शनिक ने। उनकी धारणा भी इस मामले में लगभग समान है, कोई खास अंतर नहीं। स्पष्ट है यहां तक? चलिए, तो इस प्रकार हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो प्रकार हैं उपयोगितावाद के, उनमें से जो पहला वर्गीकरण है वो उद्देश्य के आधार पर हमने कर लिया है। अब दूसरे वर्गीकरण पर अगर आते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। दूसरा वर्गीकरण इस बेस पे होता है कि हम किसी एक्ट की बात कर रहे हैं या किसी नियम की बात कर रहे हैं। तो इसके 2 हिस्से जो माने जाते हैं, एक को बोलते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और दूसरे को बोलते हैं रूल